हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमने अपने पिछले वीडियो में समाज के बारे में पढ़ा, समुदाय के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे समिति क्या होती है। ये जो है समाज शास्त्र के यूँ कह दीजिए कि आधार होते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, और उसकी असंख्य जो है आवश्यकताएं होती हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। वह जो है वो बहुत सारे ऐसे समिति के लोगों में मिलता है, बहुत तरीके अपनाता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर और उनके साथ सहयोग कर कर जब हम किसी संस्था का निर्माण करते हैं तो वह समिति होती है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसकी बात करें तो क्या होता है कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं या संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं तो उसको हम समिति कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि समिति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, और विशेषताओं को भी करने से पहले हम बात करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने समिति के बारे में क्या कहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मैकाइवर और पेज की। इनकी एक बुक थी सोसाइटी, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह होता है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है, ठीक है। मतलब हमारे कुछ लक्ष्य होने चाहिए और उन लक्ष्यों को लेकर जब हम किसी संगठन का निर्माण करते हैं तो वो समिति कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही एक अन्य समाजशास्त्री हुए हैं फेयरचाइल्ड। इनकी पुस्तक का नाम था डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने क्या कहा है कि समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह होता है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसका अपना एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा होता है, ठीक है। ऐसे ही गिन्सबर्ग ने भी कहा है कि समिति जो है वो सामाजिक प्राणियों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, ठीक है। समिति को लिखते हुए ऑकबर्न और निमकॉफ ने भी कहा है कि ये एक ऐसा संगठन होता है जब वो किसी विशेष जो अपने हित होते हैं उनकी पूर्ति के लिए बनाया जाता है, और इसका जो उद्देश्य होता है वो सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के साथ साथ कुछ विशिष्ट इच्छाओं की संतुष्टि भी की जाती है, ठीक है। तो अगर हम इन सारी परिभाषाओं को देखें तो हम क्या कहेंगे कि समिति को मनुष्यों के विचार पूर्वक बनाए गए ऐसे संगठनों के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जिसके क्या होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं और जिनकी अपनी कार्यकारिणी होती है। अब हम बात करते हैं कि समिति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, समिति के क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो समिति का विशेषताओं के अंदर हम नाम लेते हैं कि ये व्यक्तियों का समूह होता है। ये व्यक्तियों का समूह होने से मतलब है कि समिति का जो निर्माण होता है वो कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं, क्योंकि व्यक्ति मूर्त रूप से मूर्त प्राणी होते हैं और समिति जो होता है एक मूर्त संगठन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि समिति के जो है कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और जो व्यक्ति अपने सामान्य हितों के लिए जब हम कोई संस्था का गठन करते हैं तो उसको हम समिति कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें एक विचार पूर्वक एक स्थापना भी होती है। मतलब समिति एक विचार पूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है जब कुछ लोग मिलकर सामूहिक रूप से किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं तो वे एक संगठन का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ कुछ नियमों पर भी आधारित व्यवस्था होती है समिति। मतलब इसके अंदर कुछ नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, जिसके माध्यम से सदस्यों के आचरण को नियमित किया जा सकता है, ठीक है। इसकी सदस्यता जो होती है वो ऐच्छिक होती है। मतलब जरूरी नहीं होता है कि आप उस समिति के सदस्य बने। अगर आपकी उस समिति से उस कुछ लक्ष्य पूरे होते हैं
तभी आप उस समिति के सदस्य बने, अदरवाइज आवश्यकता नहीं होती है। और क्योंकि हम अपनी इच्छाओं पर निर्भर करते हैं, अपने उद्देश्यों के कारण हम समिति का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है, अस्थायी प्रकृति इसकी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि समाज और समिति में क्या अंतर है। देखिए, हम समाज पहले पढ़ चुके हैं, अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको समाज के बारे में बताया है, आप उसको पढ़िएगा तो फिर हम समिति के साथ उसका अंतर कर पाएंगे। जैसे समिति क्या होती है, कुछ व्यक्तियों का समूह होती है, जबकि समाज जो होता है वो संबंधों का जाल होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि व्यक्तियों का समूह होने के कारण समिति मूर्त होती है, मतलब समिति दिखाई देती है, जबकि समाज जो है वो व्यक्तियों का समूह नहीं होता है, ये हमारे सामाजिक संबंधों का जाल होता है, इस कारण ये अमूर्त होता है। साथ ही हम बात करते हैं कि समिति का निर्माण समाज के अस्तित्व में आने के बाद हुआ है, जबकि समाज का निर्माण पहले से ही हुआ। तो हम क्या एक और अंतर कर सकते हैं कि समाज जो है वो प्राचीन जो है संरचना है और समिति जो है वो नवीन संरचना है। साथ ही साथ हमने उनकी विशेषताओं में भी बात करी है कि समिति की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, जबकि समाज की सदस्यता जो होती है वो अनिवार्य होती है। आप समिति के सदस्य बने, बेशक ना बने, आपकी आवश्यकताएं हैं तो आप समिति के सदस्य बने, नहीं तो ना बने, किंतु समाज के सदस्य आप पैदा हो गए जिस समाज में, उसके सदस्य आप आजीवन बने रहेंगे। ठीक है। समाज की जो स्थापना होती है वो कोई उद्देश्यों को लेकर नहीं होती है, समाज धीरे 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 अपने आप विकसित होता है, जबकि समिति की जो स्थापना होती है वो निश्चित उद्देश्यों को लेकर जानबूझकर की जाती है। समिति जो होती है वो सहयोग पर आधारित होती है, जबकि समाज में सहयोग के साथ साथ संघर्ष भी पाया जाता है। ये जब आप समाज की विशेषताएं जो मैंने अपने वीडियो के अंदर बताई है उसमें आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है, जबकि समिति जो होती है वो सहयोग की भावना पर आधारित होती है। आपका समिति में मान लीजिए आपके उद्देश्य पूरे नहीं होते तो आप समिति को छोड़ सकते हो, परंतु आप समाज को नहीं छोड़ सकते हो। एक व्यक्ति जो है एक बार में एक से ज्यादा समितियों का सदस्य हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मान लीजिए हम शिक्षा की एक समिति में हैं, किसी और काम कर रहे हैं उसकी एक समिति में हैं, ठीक है, बहुत सारी समितियों के हम सदस्य बन सकते हैं, किंतु व्यक्ति एक समाज में एक बार में एक ही समाज का सदस्य बन सकता है। तो ये कुछ समाज और समिति में अंतर बताए हैं मैंने आपको। साथ ही अब हम कई बार ये पूछ लिया जाता है कि क्या परिवार एक समिति है, तो अब हम कैसे बात करें परिवार एक समिति है, क्योंकि वो परिवार को समुदाय मानने वालों का ये कहना है कि व्यक्ति जीवन से मृत्यु तक परिवार में रहता है, परिवार में ही बच्चे जन्म लेते हैं, पलते हैं। आप देखिए बचपन से लेके आपका सारा जीवन पारिवारिक ही रहता है, परिवार में रहते हैं, तो परिवार एक क्या हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा। ठीक है, परिवार एक समुदाय हो गया है, परंतु परिवार समिति नहीं है, क्योंकि परिवार की सदस्यता ऐच्छिक नहीं हो सकती है, परिवार अस्थायी कभी भी नहीं होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो परिवार को हम समुदाय कह सकते हैं, किंतु परिवार को हम समिति नहीं कह सकते। साथ ही साथ आपने सुना होगा क्या, फिर जैसे परिवार एक समिति है, इसका हमने आंसर दिया। साथ ही साथ हम कह सकते हैं क्या विद्यालय एक समिति है? यस, विद्यालय एक समिति है, क्योंकि विद्यालय में आप कुछ समय के लिए रहते हैं और वहां पर जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो आप उसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, छोड़ सकते हैं कि नहीं, आप छोड़ देते हैं, तो इसलिए जो है विद्यालय एक समिति है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि क्या पड़ोस एक समिति है? पड़ोस जो है क्या एक समिति है? तो पड़ोस के अंदर भी क्या होता है कि हम इसको समुदाय कह सकते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप जो है वो चलते रहते हैं पड़ोस।
पड़ोस के अंदर हम यूं कह दीजिए कि हम की भावना भी पाई जाती है। और पड़ोस हम निश्चित उद्देश्यों के लिए नहीं बनाते हैं। पड़ोस में जैसे मान लीजिए हम रह रहे हैं तो आजीवन हम उस पड़ोस में रहते हैं, उसमें हम की भावना, हमारे पड़ोसी के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं, इसलिए हमारी हम की भावना भी उसके अंदर पाई जाती है। तो किसी भी राजनीतिक दल, आर्थिक संगठन, धार्मिक संगठन, विद्यार्थी समूह, कर्मचारी संघ, क्लब हैं आदि को हम जो है समुदाय नहीं मान सकते, इनको हम समिति कह सकते हैं। और ये जो है हमारी सोसाइटी के अंदर जो है पाई जाती है। एक व्यक्ति एक बार में बहुत सारी समितियों का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समिति के बारे में कुछ बताया है। आशा करती हूँ आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी और तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या ग्रुप पर जो है बात कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू।